हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेंटेनेंस पे मैं बात करने वाला हूँ। आप में से अधिकतर लोगों के प्रश्न कि सर मेंटेनेंस कैसे बनता है, मेरी सैलरी इतनी है, मेरा मेंटेनेंस कितना बंधेगा, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा मेंटेनेंस कितना बंधेगा, मेरे माता पिता के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो मेंटेनेंस कैसे बंधेगा, मेरा बैंक बैलेंस इतना है तो मेंटेनेंस कैसे बंधेगा, मैं बाहर फॉरेन में जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी बहुत ज्यादा हाई है, मेरा मेंटेनेंस कैसा बंधेगा, सर मैं बेरोजगार हूं, मेरा मेंटेनेंस कैसा बंधेगा, सर मैं दिव्यांग हूं, मेरा मेंटेनेंस कैसे बंधेगा। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में मेंटेनेंस को लेकर के होते हैं। कैसे मैं अपना एफिडेविट फाइल करूं, कैसे मैं उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाऊं, सारे प्रश्नों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, स्किप मत करना। चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी आपको निरंतर मिलती है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूं मेंटेनेंस केस से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, लेडी कहां पे मेंटेनेंस मांग सकती है? 125 सीआरपीसी में जाके, डीवी एक्ट में जाकर के, या फिर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जाकर के वो अपना मेंटेनेंस राइट क्लेम कर सकती है। अब देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस कुछ जगहों पर रीजनेबल होता है, कुछ जगहों पर रीजनेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पति पत्नी साथ में रहें, वास्तव में आप लोगों के बीच में नहीं जमी, आपका बच्चा भी है, वाइफ चली गई, साथ में रहना बहुत मुश्किल है, वो मेंटेनेंस क्लेम करती है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चलो यार, आपकी वाइफ है, आपका बच्चा है, अगर एक रीजनेबल मेंटेनेंस देना भी पड़े तो मैं दे दूंगा। और बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो मेंटेनेंस मांगती भी नहीं, तब भी वो अपना फर्ज समझ करके कुछ ना कुछ पैसा डालते रहते हैं कि चलो बच्चा मेरा है। अब दोस्तों, ये स्थिति तो ठीक है, लेकिन अब मेंटेनेंस गलत का है। जहां पे वाइफ ने शादी करी, शादी करने के बाद वो एक आध दिन में ही आपको छोड़ के चली गई, या मैरिज कंज्यूमेट ही नहीं हुई, उसने कहा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, और एक दो दिन आपके साथ बिताने के बाद वो चली गई। जहां पर लेडी अपनी मर्जी से बिना किसी कारण आपको छोड़ के चली जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि जो लेडी है वो किसी और के साथ रिलेशन में जाना चाहती है, इसलिए आपको छोड़ देती है। यानी कुल मिला के बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में वो आपके साथ रही है। बहुत से मामले आते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वाले। तो दोस्तों, वहां पे कितना रीजनेबल है कि कोई एक आदमी 2 से 3 दिन आपके साथ रहता है और उसके बाद वो कहता है मुझे 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए महीना चाहिए। ये केस दोस्तों पूरी तरह से गलत है। और यहां पे आदमी ज्यादा चिंतित रहता है कि यार, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, मैं क्यों मेंटेनेंस दूं। अब ऐसे में आपका क्या बचाव है? लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें कोई मायने रखती नहीं है। अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस हो गया, चूंकि वो आपकी पत्नी है, मेंटेनेंस आपको देना ही है, तो हार करके आदमी ये पूछता है कि भाई अब यही बता दो कि मेंटेनेंस कम कैसे होगा, क्योंकि ये तो मैं बहुत सारे वीडियोज में, लॉ में देख चुका हूं कि देना तो मुझे पड़ेगा ही। अब ये बता दो कम कैसे होगा, और इसके लिए बेचारा वो परेशान होता है कि कैसे मैं क्या रास्ता अपनाऊं। तो दोस्तों, अब बात सारी आई कि मेंटेनेंस में आपको चीजों को कैसे लेकर के आना है ताकि आप एक रीजनेबल अमाउंट पे आए। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा अमाउंट आप पे लग जाए। जैसे मेरी जानकारी में एक केस आया था, उसमें जो लड़के की सैलरी थी वो टोटल 20,000 थी, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस था वो 70,000 रुपए पर मंथ बन गया। मुझे नहीं पता किसकी गलती की वजह से बंधा, लेकिन वो 70,000 रुपए पर मंथ देगा कैसे, और 2 साल का एरियर था। तो आप हिसाब लगाइए। तो इसलिए दोस्तों, ऐसा किसी के साथ ना हो, एटलीस्ट इतना तो हम ध्यान रख सकते हैं, इतना तो हम सोच के चल सकते हैं। दोस्तों, मेंटेनेंस के केस में अब ये हो गया है कि भाई रजनीश वर्सेस नेहा के अकॉर्डिंग एफिडेविट दोनों पार्टी को देना होता है। अब दोस्तों, मैक्सिमम मामलों में ये हो रहा है कि लड़की एफिडेविट नहीं दे रही है, कोर्ट आपको कहती है आप एफिडेविट दीजिए। आपको उस बात पे कोर्ट से आर्ग्यू करना है कि सर, रजनीश वर्सेस नेहा के अकॉर्डिंग पहले जो पिटिशनर है वो एफिडेविट देगा, उसके बाद हम एफिडेविट देंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम दे देंगे फिर वो देंगे। वो ठीक है, अगर आप मर्जी से, कई केस में ऐसा होता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने दे दिया, लेकिन कानून, वो जजमेंट यही कहता है कि पहले कौन देगा? पिटिशनर देगा, उसके बाद हम देंगे। अब दोस्तों, पिटिशनर जब एफिडेविट देगा तो फिर वहां पर एफिडेविट की कॉपी आपको भी मिलेगी। आपको ध्यान रखना है क्या उसने अपनी बैंक डिटेल साथ में लगाई है, क्या उसने अपनी जॉब का हवाला दिया है, या उसने कोई चीजों को हाइड तो नहीं किया, उसमें कुछ चीजों को गलत तो नहीं लिखा है। अब दोस्तों, बात आएगी कि जब आप एफिडेविट देंगे। अब दोस्तों, जब आप एफिडेविट देंगे तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि अपनी जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको उसमें दिखाना है। अब दोस्तों, साइड से बात है, आदमी आज के समय पे मिडिल क्लास आदमी होता है, तो वो कोशिश करता है कि अपने जीवन काल में कोई घर ले ले एक्स्ट्रा, या कोई लैंड ले ले, और वो किसी तरह से बेचारा लोन वोन करके अपने लैंड या घर ले लेता है। अब एफिडेविट में वो लिखता है मेरे पास एक लैंड है जिसकी वैल्यू जो है 30 लाख रुपए, और सामने वाली पार्टी इसका फायदा उठाती है, देखो उस पर तो 30 लाख का घर है। अरे, उसने पूरी मेहनत करके पूरी जिंदगी में वो 30 लाख रुपए का लैंड या हाउस किसी तरह से मैनेज किया है लोन पर, उसकी ईएमआई वो दे रहा है। तो दोस्तों, जो भी आपकी ईएमआई है, जो भी आपकी लायबिलिटीज है, वो सारी आप खोलो। आपको कोर्ट के सामने इस बात पर आर्ग्यू करना है, जो आपके आर्ग्यू का पॉइंट है, मेरी सैलरी इतनी है, इतनी मेरी ईएमआई जाती है, इतने मेरे खर्चे हैं, इतने मेरे डिपेंडेंट है, आखिरी में मेरे पास इतना बचता है। सामने वाली पार्टी बोलेगी इसकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल 70,000 है, लेकिन आपके पास रियल में 10,000 बच रहे हैं, तो आपको 10,000 पे फोकस करना है कि सर मेरी सैलरी 10,000 है,
और उसके प्रूफ में आपको अपना जो ईएमआई का विवरण होगा वो कोर्ट को दे सकते हैं, अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं, और जहां पर आपकी सैलरी डिडक्ट हो रही है वो बैंक स्टेटमेंट भी आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रॉपर तैयारी के साथ जाना है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रखनी, और आर्ग्यूमेंट के टाइम पे किसी भी तरह के फालतू के आर्ग्यूमेंट नहीं करने, केवल पॉइंट की बात करनी है। इंटरिम का जो आर्ग्यूमेंट होता है, देखिए वो आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें केवल आप वही बात करें जो कि आपकी इंटरिम से संबंधित है। अनावश्यक रूप से दूसरे पे इल्जाम लगाना कि ऐसा है ये फर्जी है, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। आप बहस इस बात पे करें कि मेरी एसेट्स कम है, मेरी इनकम कम है, और मेरी लायबिलिटी उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है, और मैं केवल इतना ही दे सकता हूं। अब दोस्तों अगर कोई ऑर्डर ऐसा पास हो जाता है जो आपको लगता है रीजनेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 रुपये बचते हैं सारी ईएमआई निकालने के बाद, और ऑर्डर हो गया कि आप 20,000 रुपये महीना दो, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, आप क्या करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे। तो ऐसे में दोस्तों नौकरी छोड़ने से बेटर है कि आप उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करें। अपील करने से क्या होगा दोस्तों, एक तो सामने वाली पार्टी को तुरंत से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, और आपका जो गलत फैसला है वो चैलेंज भी हो जाएगा। आप हाई कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि आपके पास तो 10,000 ही बचते थे और ये 20,000 का मुझे ऑर्डर हो गया। तो वहां पे क्या होगा, हाईकोर्ट बहुत बारीकी से चीजों को देखती है। बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि आपका जो 20,000 का अमाउंट है वो कम होकर के 10,000 हो जाए, 15 हो जाए, 12 हो जाए। तो पहला रिलीफ तो आपको वो मिला। सेकंड रिलीफ आपको ये मिला कि आपको एकदम से मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा। भाई देना तो आपको है ही, आज भी देना है, 1 साल बाद भी देना है। तो 1 साल बाद अगर आप देते हो तो उसमें यह है कि सामने वाली पार्टी को थोड़ा सा लगेगा कि भाई उसे कुछ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से सही स्ट्रेटेजी अपना करके अगर आप मेंटेनेंस के केस में चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना बचाव कर सकते हैं। और मेंटेनेंस केस में दोस्तों देखो, आज के समय इंडिया के अंदर यह है कि अगर आप पति हैं, सच्चाई है, तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। कितने मामले हैं दोस्तों, कितने रेयर मामले हैं जहां पर कोर्ट ये कह देती है कि भाई आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देना है। हमारे बहुत सारे केस खुद के ऐसे रहे हैं जहां पर लड़कियां वेल एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, सब कुछ है, लेकिन आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे हो गए, सब कुछ हो गया, सब दे दिया कोर्ट में, लेकिन उसके बाद भी जब ऑर्डर आता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट होता है कि आप इस लड़की को दीजिए। ऐसे भी मामले हैं जहां लड़कियां 1 महीने रह के चलेगी, फिर भी ऑर्डर आता है कि आप इस लड़की को दीजिए। तो यानी कुल मिला के प्रैक्टिकल जो बिहेवियर है कोर्ट का, फैमिली कोर्ट का, वो ये है कि भाई कुछ ना कुछ मेंटेनेंस तो आपको लड़की को देना ही है। अगर आपने शादी कर ली तो फिर आप ये लगा लीजिए आपने एक तरह से एग्रीमेंट साइन कर लिया कि इतने रुपए का तो आपकी ईएमआई बन गई। दोस्तों बस यही है, कुल मिला के आपको यही डिफरेंस करना है कि कहां पे मेंटेनेंस रीजनेबल है, कहां नहीं। रीजनेबल वहां है यार जहां आपके बच्चे हैं, जहां उनके पास एक्चुअल में खाने पीने को नहीं है, जहां पे एक्चुअल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में तो आपके सेंटिमेंट्स यही होने चाहिए कि वाइफ को छोड़ करके कम से कम बच्चों को ध्यान में रख के ही पैसा दे दीजिए, ताकि एटलीस्ट उनकी एजुकेशन हो जाए, एटलीस्ट वो अच्छे इंसान बन जाए, एटलीस्ट वो आगे बढ़ के इन सारी चीजों में ना पड़े, इतनी समझ उनमें आ जाए। और दोस्तों ना भी आए, सारी एक्सपेक्टेशन छोड़ो, एक बात अपने दिमाग में रख लो कि वो आपके बच्चे हैं, इतना भी बहुत है। अगर इतना भी सेंटिमेंट आपके मन में आ गया तो आपको पैसे से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ दोस्तों, कुछ जगहों पे जहां पे ना तो बच्चे हैं, ना कुछ है, ना वाइफ ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, ना आपके साथ रही है, उल्टा आपके ऊपर मुकदमे किए हुए हैं, ऐसे मामलों में खुल के फाइट करनी चाहिए। ऐसे मामलों में आपको इतनी जल्दी नहीं टूटना चाहिए। अगर कोर्ट मेंटेनेंस लगा भी दे, आप चैलेंज कीजिए, कोई गलत ऑर्डर हो जाए आप रिवीजन में जाइए, अपील में जाइए, लेकिन दोस्तों एकदम से टूटना नहीं है, लड़ना है। और दोस्तों लड़ना भी ऐसा नहीं है कि इलीगल डंडे उठा के लड़ना है, लीगल लड़ना है, कोर्ट में लीगल वे में जाकर के। और दोस्तों मैंने ये देखा है कि जो लोग स्ट्रांगली लड़ते हैं और जो मेंटल स्टेट जिनका ऐसा होता है कि नहीं मुझे गलत का साथ तो देना ही नहीं, अगर कुछ मेरे साथ गलत होगा तो मुझे उसे फॉलो नहीं करना, चाहे मुझे कितनी भी लीगल लड़ाई लड़नी पड़े, ऐसे लोगों से कोई कुछ नहीं ले पाता दोस्तों। लेता वहीं से जो आदमी अंदर से कमजोर होता है। तो इसलिए खुद को अंदर से मजबूत बनाइए, और सही और गलत का फैसला आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि मेरा मेंटेनेंस देना बनता है, अपने दिल से पूछे, यार आपका दिल कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक दूसरे को लोग बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों इंसान अपने आप को, अपने दिल को बेवकूफ नहीं बना सकता। आपका मन क्या गवाही देता है? अगर आपका मन ये गवाही देता है कि नहीं मेरा बच्चा मुझे देना चाहिए, छोड़ो सारे लीगल पछड़े, आप दो ना अपने बच्चे को, क्या फर्क पड़ रहा है। देने वाला हमेशा महान होता है, देने वाला हमेशा ऊपर होता है। अब दोस्तों देखिए, कोविड का टाइम था तो कितने सारे गरीब लोगों ने और कितने सारे अमीर लोगों ने उन लोगों की हेल्प करी जिनके पास कुछ नहीं था, शेल्टर नहीं था उस समय पे, बीमारी भी थी, उसके बावजूद भी कितने सारे ऐसे लोग थे ना जिन्होंने हेल्प करी। तो उन्होंने दिया ही तो है, और वो तो वो लोग थे जिनको वो जानते नहीं थे, और ये तो आपके बच्चे हैं। तो इसलिए आपको ना एक बैलेंस करके चलना है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं सोचना कि बिल्कुल हट्टी बन जाए हम, पैसे कभी क्या करेंगे। तो इसलिए सोच समझ के चलना है। अगर आपको लगता है कि पत्नी ने वास्तव में गलत किया है तो पूरी फाइट करनी, कुछ नहीं देना। और अगर आपको लगता है कि नहीं बच्चे भी हैं, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो ना समझ है जिसकी वजह से घर टूट गया, या आपकी तरफ से कोई गलती हुई इसलिए घर टूट गया, तो दोस्तों ऐसे में ना इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आप साथ रहे ना रहें, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप देने वाले बनो, लेने वाला तो अपने को बनना ही नहीं है। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की प्रतिक्रिया अभी थोड़ी देर में मुझे कमेंट्स में प्राप्त होगी। सभी का स्वागत है, जो गलत बोले सही बोले कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम है कि हम सही बात को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के सामने रखें।
मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।